राजस्थान में शहरों की सरकार चुनने का रण शुरू हो चुका है। नामांकन के पहले दिन ही सियासत ने करवट लेनी शुरू कर दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। 309 निकाय, 10,245 वार्ड और तकरीबन 1,44,00,000 मतदाता, यानी ये सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं बल्कि शहरों के अगले 5 साल की दिशा तय करने वाला चुनाव भी है। एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी के सामने अपने कामकाज को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने की चुनौती है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी वापसी की बड़ी परीक्षा होगी। कांग्रेस की ओर से भी सभी कार्यकर्ताओं को यह साफ निर्देशित किया गया कि सभी कार्यकर्ता सिर्फ अपने वार्ड से ही टिकट की मांग करेंगे। जिस तरह से टिकटों की दौड़ में हजारों दावेदार हैं, आरक्षण ने पुराने समीकरण बदले हैं और युवाओं की बढ़ती दावेदारी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। जयपुर की ही बात करें तो 150 वार्डों के लिए बीजेपी ने 2500 से ज्यादा दावेदार सामने आए, जिनमें तकरीबन 1000 महिला दावेदार हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि चुनाव में मुद्दा क्या होगा? सड़क, सफाई, सीवरेज और पानी, या फिर सरकार के 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड? क्या स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे या विधानसभा की राजनीति का असर भी इस पर दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, टिकट कटने के बाद होने वाली बगावत किस पार्टी का खेल बिगाड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में कर रहा हूं, बीजेपी से एडवोकेट प्रीति शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सुभाष शर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से अब नामांकन का दिन शुरू हो गया है और रणभेरी जब से बजी है चुनावों को लेकर, लगातार आप चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, प्रत्याशियों के चयन को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया। क्या कुछ नए समीकरण बदले हैं? कोई नई अटकलें लगाई जा रही हैं या जो नीति पहले से तय की गई थी उसी अनुरूप आप लोग चलेंगे? प्रताप जी, हमारी भूमिका और हमारा ऑलरेडी सब कुछ तय है। हमारे संगठन में जो संगठन के कार्य होते हैं उसी का एक प्रारूप है जो आपको आज दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभागों की मीटिंग चल रही है, संभागों के निकाय चुनावों की तैयारी चल रही है, संभाग प्रभारियों को बिठा रखा है और स्थानीय चुनाव जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ने की, तो उसमें निकाय चुनाव की बात करें चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, अपने आप में ग्रामीण विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, शहरी विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो, चाहे विधानसभा स्तर का हो, चाहे लोकसभा स्तर का हो, चाहे स्थानीय स्तर का हो। तो स्थानीय चुनावों से एक जुड़ाव जो होता है, जैसे आप देखें संगठन में जो नियुक्तियां होती हैं वो वार्ड से लेके, संभाग से लेके, जिले से लेके विधानसभा स्तर तक बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं। लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। उसका तात्पर्य भी यही होता है, उसका मतलब भी यही होता है कि स्थानीय मुद्दों तक सरकार की पकड़ हो सके। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बैठकें चलती रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बैठक में अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं और उन तक जो पहुंच है जनता की बहुत ईजी है। तो स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं हम, और स्थानीय निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिलेगा उन पर जो मंथन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रहा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे, क्योंकि मानसून सत्र जब चला तो 2 दिन का वो सत्र हुआ और कांग्रेस ने वो सत्र प्रॉपर तरीके से चलने भी नहीं दिया, जबकि वो 7 दिन का होने वाला था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति चल रही थी उसकी वजह से और छोटा करना पड़ा। आप ये भी देखेंगे कि हम लोग हर समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि आचार लग चुकी है तो हम नई घोषणाएं नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी नई घोषणाएं हो चुकी हैं उन पर जो हमें धरातल पर काम करना है, उन पर जो हमारे को एक मसौदा तैयार करना है, वो मसौदा तैयार करने का भी हमारा बहुत अच्छा समय है कि जब आचार संहिता खत्म होगी, चुनाव संपन्न हो जाएंगे और जब चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग वापस निकाय चुनाव में वापस आएंगे तो हमारे पास काम की एक मसौदा तैयार होगा कि हमें काम किस तरीके से ऊपर लेके जाना है। क्योंकि जो घोषणाएं हुई है वो कागजों में रफ्तार पकड़ चुकी है, उनको प्रैक्टिकल पर लाने के लिए ये सारी बैठकें। चलिए ठीक है, आप लगातार ठीक है। राजकुमार जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपकी रणनीति क्या कुछ कह रही है इस बार के चुनाव को लेकर? भाई, एक मौका तो ये है कि आप सरकार के खिलाफ जो है विरोधी लहर तैयार करें, और एक चुनौती आपके सामने ये भी है किस तरह से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए। प्राथमिकता कौन सी रहेगी राजकुमार जी? प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान का मॉडल पूरे इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अपनाने जा रही है। हमारे यहाँ मंडल की इकाइयां, ब्लॉक की इकाइयां, जिले की इकाइयां, प्रकोष्ठों की इकाइयां, तमाम कार्यकारिणियां, इकाइयां सब कंप्लीट है। बूथ स्तर की हमारी कमेटियां सब कंप्लीट है। भारतीय जनता पार्टी के
आने वाले तमाम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की शानदार सूची कुछ घंटों के पश्चात आपके चैनल पे दिखाई देगी। जनता के बीच में हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल का कुशासन लेके जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उन तमाम गारंटियों को भी लेकर जाएंगे जो 2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से कहे थे। उसके अलावा सड़क, नाली, कचरा, कचरे पे टैक्स, यूडी टैक्स, अतिक्रमण के बाद बिल्डिंग को सील करना, सील के बाद उस सील की डील करना, झूलते तार, सीवरेज की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, रोड लाइट खराब होने की समस्याएं, पार्कों की दुर्गति। चलिए ये सब बातें ठीक है राजकुमार जी, लेकिन संगठन की भी तो बिल्कुल संगठन की भी तो एक परीक्षा है। इस बार कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी का हमारा जो मंडल अध्यक्ष होता है, सबसे छोटा हमारा पद होता है, वो सबसे बड़ा उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही वो किसी एक्स एमपी को चुनाव लड़ाए हो, एक्स एमएलए को चुनाव उतारे हो, मंत्रियों के बेटे और मंत्रियों के भाई लड़ रहे हो, यहां पर ऐसा कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जिस कार्यकर्ता को आशीर्वाद देंगे वो कार्यकर्ता जनता। चलिए ठीक है सुभाष जी, मैं आपका रुख करूं, उसके पहले प्रीति जी शायद कुछ संभवतः जोड़ना चाह रहे हैं। जी प्रीति जी। राजकुमार जी ने जैसा कहा कि मंत्रियों के बच्चे, प्रीति जी तो मदन दिलावर जी की बात कहना चाह रही है, उनकी बात गले में अटक गई थी। राजकुमार जी, मदन दिलावर जी की उनके परिवार की बात गले में अटक गई, वो बात पूरी कर रही है। जिस प्रदेश अध्यक्ष की आप गुणगान करने नहीं थक रहे हैं, अरे भाई छत्र छाया में रहने के बाद ही तो टिकट मिलेगा। आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जब आरएएस बना सकते हैं, अपने अपने कचरे की बात करो, कचरे की, कचरे के टैक्स की बात करो, सुनिए पार्कों की दुर्गति की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो, कानून व्यवस्था की बात करो, विरासत हमें दे के गए ना, माताराम घर में सुरक्षित नहीं, जो महिला सड़क पे सुरक्षित नहीं, बच्ची कॉलेज में सुरक्षित नहीं। चलिए ठीक है, सुभाष जी मेरे साथ जुड़े, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। सुभाष जी, राजकुमार जी आपकी तरह ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा ना, आप दोनों का फिर से रुक करूंगा, एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। सुभाष जी से अभी मैंने पहला सवाल भी नहीं लिया है, काफी देर से मेरे साथ बने हुए। प्रीति जी मैं रुक करूंगा आपका भी, सुभाष जी मेरे साथ बने। सुभाष जी, चुनाव में बड़ा फैक्टर आप किसे देख रहे हैं? भाई पार्टी एक बड़ा फैक्टर होगी, प्रत्याशी होगा, या फिर स्थानीय मुद्दे, चूंकि उन्हीं को लेकर तो चुनाव लड़ा जा रहा है। सुभाष जी देखिए, नगर निकाय के चुनाव में पार्टी का मसला ज्यादा रहता है, क्योंकि ये चुनाव जो है बेसिकली सिविक बॉडीज का चुनाव है, और आम मतदाता को भी लगता है कि जिस पार्टी का मैं वोटर हूं उस पार्टी की यदि बोर्ड आ गई तो मेरी भी चलत हो जाएगी, मेरे काम होने लग जाएंगे। दूसरी बात, जो सामान्य जनता है वो ये देखती है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वही काम करा पाएगी, तो हमारा मतलब जैसे छोटे राजनीतिक दल हैं उनका इसमें ज्यादा वजूद नहीं रहता है। निर्दलीय कोई एक आध जो अपने खुद के वर्चस्व की वजह से जीत जाते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन हाँ, ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उसमें निश्चित रूप से पार्टियां अब तक का जो देखने में आया है, ऐतिहासिक जो बात है, उसमें तो असरकारी वो ही रहती हैं, क्योंकि अभी तक भी देखने में ये नहीं आया कि सन 60 के दशक में तो निर्दलियों का बोर्ड भी बना है कई जगह, लेकिन उसके बाद फिर बन नहीं पाए, और पॉलिटिकल ये पार्टीज का शिकंजा और पैसे का जो मैनिपुलेशन है वो इतना ज्यादा हो गया कि अब निर्दलियों की बस की बात नहीं है कि वो बोर्ड बना लें। तो बोर्ड बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ही चाहिएंगी। ये तो एक स्थायी मुद्दा हो गया, लेकिन बात यहाँ ये चल रही है कि सिविक बॉडीज का जब चुनाव हो रहा है, लेकिन सिविक सेंस हम खोते जा रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 80 साल में आई सभी सरकारें विफल रही हैं इस मामले में कि ये जो सिविक सेंस है इसको डेवलप कर पाए। ये इमरजेंसी में एक जोड़ा गया था 51A जो संविधान का संशोधन किया था इंदिरा जी ने, उसमें मौलिक अधिकार की जगह मौलिक कर्तव्य पढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन वो कहीं भी लागू नहीं हुआ है। और आप जरा देखिए कि अधिकार चिल्ला रही जनता, और जनता प्रजा बनी हुई है और सरकार के भरोसे बैठी है कि सरकार ही करेगी। यदि ट्रैफिक की लाल लाइट हो रखी है तो मैं यदि तोड़ रहा हूं तो सरकार ही तोड़ा रही है मेरे से, मतलब। और ये असल में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए हुई है कि ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग नहीं है। डिसेंडिंग होता तो फिर हम बात करते, लेकिन ये असेंडिंग हो रहा है। ठीक है। और ये
ये इसलिए हो रहा है कि ऊपर से जो व्यवस्था आ रही है वो सिफारिशी व्यवस्था आ रही है कि मैं फलां का, मैं आला कमान का खास हूं। तो ये जनता में भी वितृष्णा है, जनता भी दुखी है, जनता भी एरोगेंट हो चुकी है और इस वजह को सुधारना पड़ेगा सरकारों को, चाहे कितनी बॉडी बना रही है। 80 साल में देखते आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का खुद का खजाना भर गया है, इनके खुद के कार्यकर्ताओं के पेट मोटे हो गए हैं, लेकिन जनता त्रस्त है इनसे। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा सुभाष जी आपका। प्रीति जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह से इस बार सीटें कम है और दावेदार ज्यादा, ये स्थिति तो बन रही है और ये दोनों ही जगहों पर देखी जा रही है। अब जयपुर की आप बात कर लें, 150 वार्ड है और 250 माफ कीजिएगा 2500 के समथिंग आवेदन आए, जिसमें 1000 तो महिलाएं हैं। अच्छा, बागियों को कैसे संभालेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में तो अभी से जुट गई है। प्रताप जी देखिए, सुनने में आपको कुछ भी आता रहे, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि चाहे हम बात करें बागियों की, चाहे हम जिनको आप बागी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं पद को लेके, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी या नहीं होती है। आप देखेंगे, देखिए ठीक है, आप जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तब भी आप देखते हैं कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी उसमें एग्जाम के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। उसी तरीके से हर इंसान की इच्छा होती है। आज देखिए, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, महिलाओं को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया, नारी शक्ति नियम लेकर आए और कांग्रेस ने उसको पास नहीं होने दिया, लेकिन आज की डेट में जब आरक्षित है हमारे लिए, तो अभी बात है कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिलाओं को लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं और वो अगर अपने लिए स्वयं टिकट मांगने जा रही है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और प्रताप जी, ये एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि पहले एक जमाना था जब पार्षद पति हुआ करते थे, आज पार्षद पति का जमाना खत्म हो चुका है। अगर पार्षद एक महिला होगी तो महिला ही काम करेगी धरातल पर, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम महिलाएं कर सकती हैं। इस बीच ये भी तो एक फैक्टर है ना प्रीति जी, इस बीच ये भी तो एक फैक्टर है ना। उन प्रत्याशियों को आप क्या करेंगे, उन लोगों का आप क्या करेंगे जो अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा का दामन थामने के लिए आए थे? उनको कहां सेटल करेंगे? और इस बीच उस कार्यकर्ता का क्या होगा जो लगातार पार्टी के लिए सक्रिय है लेकिन प्राथमिकता उनको दे दी जाएगी? प्रताप जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के हमारे साथ जुड़ता है तो वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ता है, ना कि किसी पद की लालसा में। अगर वो अपनी पद की लालसा में जुड़ा है या कोई टिकट की लालसा में जुड़ा है, तो क्योंकि हमारे मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ हमारा दरबार सबके लिए खुला हुआ है, हम सबको अपने यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री लेवल के हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। आपने देखा होगा भाजपा कार्यालय के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, इतने लंबे समय मीटिंग चल रही है, संभागीयों के साथ मिलकर मीटिंग ले रहे हैं। तो इसमें आपको दिखता होगा कि किस लेवल से हमारे यहाँ काम किया जाता है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति का अपनी एक महत्वता है, अपना एक पद है और पद की गरिमा है। अगर आप आए हैं और आपको लगता है कि आपको ये टिकट मिलना चाहिए और नहीं मिला, इसलिए आप हमारी दूसरी जगह से इसलिए आए हैं टिकट की लालसा में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को हमारे संगठन में आने की आवश्यकता है, जो हमारी विचारधारा से। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कहते हुए वोट मांग रही है? कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर वोट मांगे जा रहे हैं या खुद का भी कांग्रेस कोई विजन दे रही है? प्रताप जी, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी तो सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना रही है, सरकार का तो खुद का माहौल बिगड़ाया है। मैंने क्या कहा, सारे मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये तमाम वो मुद्दे जिनकी गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की 8 करोड़ लोगों को कही थी। पाताल में जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, आरपीएससी भंग करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को 2.5 साल बीत जाने के बाद भी पाताल नहीं मिला है। नहीं, लेकिन जब ये लिस्ट तैयार हो रही प्रत्याशियों की, राजकुमार जी, पाताल मिल गया, ठीक है राजकुमार जी, लेकिन जो लिस्ट तैयार हो रही है पाताल नहीं मिल रहा है। महिलाओं की तो महिलाएं सड़क पे सुरक्षित नहीं, घर में वातावरण सुरक्षित नहीं, गले में चैन सुरक्षित नहीं, बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं, और ठीक है, एक करके बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है तो बड़ी चुनौती क्या आ रही है? बड़ी चुनौती क्या है भाई? बागियों को रोकना बड़ी चुनौती है या फिर संगठन को विस्तार देना, दावेदारों को मनाना बड़ी चुनौती है? जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, जब सूची आप लोग तैयार कर रहे हैं, बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं? चुनौती तो है ना, इसमें तो कोई शंका नहीं है। चुनौती होती साहब जी, हर चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। एक एक उम्मीदवार का चयन बहुत बारीकी से, माइन्यूटली लेवल पे किया जाता है।
हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का हर उम्मीदवार बहुत बेहतर कैंडिडेट हो और भारतीय जनता पार्टी को चित कर सके। सबसे बड़ी हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिताऊ टिकाऊ और भारतीय जनता पार्टी को चित कर सके। वो हमारी लगभग सूचियां। अच्छा सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई, आरक्षण की जब लॉटरी हुई, आरक्षण की जो लॉटरी हुई, इसके बाद जो पुराना चुनावी एक गणित हुआ करता था, जो समीकरण था, वो कितना बदला है इस बार को? आप नजर में रखकर बात करें तो। मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी राइट। सो देखिए, ये जो मॉडल है असल में मॉडल विसंगतिपूर्ण मॉडल्स होते हैं। ये कभी आप जरा एक बात गौर करिए कि स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं का आरक्षण तो विधानसभा और संसद में क्यों नहीं है? 2 से ज्यादा संतान को नीचे चुनाव नहीं लड़ने देते, लेकिन ऊपर चुनाव लड़ सकते हो आप। ये विसंगतिपूर्ण, इनके आडंबर तो देखिए जरा आप। अजीब सा एक माहौल बना रखा है देश में और ये गिमिक चल रहा है। अब इसको क्या कहेंगे आप कि सरपंच 2 से ज्यादा संतान नहीं कर सकता है, लेकिन एक एमएलए और एमपी कर सकता है। ये किस तरह की विसंगति है? किस तरह का एक रूल है ये? इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहते हैं ना, संविधान की एक बड़ी उद्घोषणा है, बड़े मोटे अक्षरों में उद्घोषणा है, लेकिन ये देख लो आपके सामने विफल है। जहां तक टिकटों की और वर्तमान चुनाव की बात है, देखिए 3 हैं जो चीजें डिपेंड करेंगी, हमेशा वही डिपेंड करती हैं, चाहे आप कैसे भी घुमा फिरा लो। जातिगत प्रभाव क्या है अगले का, पैसे का क्या हिसाब किताब है, और अप्रोच किसकी लगी है। दैट्स इट। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी कि एक फ्रेश चेहरा उतारा जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन चूंकि इस बार सुभाष जी ये देखा गया कि युवाओं की दावेदारी तो देखी गई, ये सन 52 से सुनते आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन युवाओं की दावेदारी इस बार अपेक्षाकृत ज्यादा देखी गई है। तो क्या ये पीढ़ीगत उस संरचना का बदलाव आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? नहीं, ऐसा है, ये जो हवा खड़ा हुआ है ना, जिसमें कि अब क्या हो रहा है कि जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है ये पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंसता है, और इनकी यही प्रॉब्लम है पॉलिटिकल करेक्टनेस में। ये जो 2019 से 2024 में इनके पास बहुत बड़ा बहुमत था, वहां उसी पॉलिटिकल करेक्टनेस में और इस हवे की वजह से कई काम नहीं कर पाए, और इसकी वजह क्या हुई 2024 में आपके सामने है। पॉलिटिकल करेक्टनेस में जब कोई भी सरकार फंसती है और वो अपना आवरण बचाती है तो काम नहीं हो पाते हैं। जिन कामों का मैनिफेस्टो था इनका, वो काम नहीं हुए। तो आप जरा ये बताइए कि अभी जो हवा खड़ा हुआ दिल्ली में, जिसको जेन एक्स और जेन अल्फा कहा गया, इस हवे की वजह से एक नैरेटिव बन पड़ा, जबकि हम आप सब जानते हैं कि इस नैरेटिव में कोई दम नहीं होता है, ये हवा फुस होती है। ये जेपी मूवमेंट से देखते आ रहे हैं हम। अब आप जरा देखिए कि यदि भगत सिंह की जो फांसी हुई और इतनी बड़ी शहादत हुई, वीर सावरकर जैसे जो लोग थे वो जेलों में रहे, लेकिन चली किसकी? गांधी जी की। तो अनुभव की चलेगी, कुल मिलाकर अनुभव की चलेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठता की चलेगी। ठीक है प्रीति जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं भाई, इस बार की जो चुनाव है उसमें जनता तो सीधे तौर पर पार्षद चाहती है जो उसके मुद्दों को लेकर बात करे, उसके मुद्दों को कोई दिशा दे। इस बार क्या आप देखते हैं स्थानीय चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये पार्टी लोगो उतना प्रभावी इन चुनाव में आप देख पा रही हैं क्या प्रीति जी? प्रताप जी मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ जी प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं सुभाष सर का एक करेक्शन कर देती हूँ स्टेटमेंट में। 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, ये अभी करेक्शन हुआ है। अभी हुआ है ना? अरे अभी हुआ है प्रीति जी, 50% संसद में दे रहे हो क्या महिलाओं को? मदन दिलावर का करेक्शन करो, मदन दिलावर का करेक्शन करो। आ रहा हूँ राजकुमार जी आपके पास भी। अरे राजकुमार जी आप रुकिए, सब्र कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, आपने अपने शासनकाल में कुछ किया नहीं, विरासत में आप हमें गड्ढे देकर गए और सड़कें अधूरी छोड़कर गए। आपने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे, केवल बिना किसी मसौदे के आप एक स्कूल के आगे बोर्ड लगा दे इंग्लिश मीडियम का, उससे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बनता है। राजकुमार जी, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको पेन पेपर पर काम करना पड़ता है, फिर उसको धरातल पर उतारना। चलिए मूल बात पे आ जाते हैं प्रीति जी, मेरा सवाल आपने सुना है जी। उस तरीके का नहीं था। ठीक है, कि हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा स्पष्ट रुख है कि हम अपने 2.5 साल के कामों को लेकर जाएंगे। चाहे आप सड़क सुरक्षा की बात करें, ट्रैफिक सुरक्षा की बात करें, ट्रैफिक नियमों की बात करें, सड़क बनाने की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, या हम बात करते हैं स्कूल शिक्षा की। क्यों हमारी सरकार में लगातार काम हो रहा है, और आप ये देखेंगे, देखिए सड़क एक दिन में तैयार नहीं होती है, मसौदा तैयार किया जाता है, बजट उसके लिए सैंक्शन कराया जाता है। तो आप ये मानते हैं इस बार जो भी नतीजे आएंगे वो आपके कार्यकाल का साफ तौर पर रिपोर्ट कार्ड होंगे प्रीति जी? बिल्कुल
बिल्कुल प्रताप जी, और ठीक है। हमारा हर कार्यकर्ता जन जन तक हमारे 2.5 साल के कामों को लेकर ही जाएगा और उसी के आधार पर हम बहुमत प्राप्त करेंगे। ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, जिस प्रकार से युवाओं की बात की जा रही थी, मंचों के माध्यम से भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, क्या वाकई इस बार तय मानक के अनुरूप युवाओं को उतनी ही तादाद में मौका मिलेगा यहां पर, और जो पुराने राजनीतिक समीकरण हुआ करते थे वो टूटेंगे? कांग्रेस पार्टी करने जा रही है ये? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी नौजवानों को अधिक टिकट देगी, महिलाओं को अधिक टिकट देगी पहले की तुलना के अनुपात में। और मैंने कहा बेहतर कैंडिडेट आएंगे जिसमें नौजवान भी होंगे, महिलाएं भी होगी, अनुभव भी होगा, टिकाऊ भी होगा, जिताऊ भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे सके। उसमें एक विशेष गुण भी इस बार प्राप्त होगा, और वो उम्मीदवार गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राहुल गांधी के बम्पर से उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल के प्रवक्ता लोग बाहर से जाली नोट तो नहीं मंगाएंगे प्रताप जी चुनाव जिताने के लिए, टिकाऊ करने के लिए? मदन दिलावर से बात करिए, उनके बेटे का क्या हाल है? ठीक है, इन चीजों पर नहीं जाते, आज निकाय पर रहने देते हैं। आप दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं। भाई का क्या हाल है? मुद्दे से भटकेगी ना डिबेट मुद्दे से भटकेगी। इसका जो मूल विषय उस पर रहने देते हैं। मैं आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। ठीक है प्रीति जी, ठीक है। मेरा सुभाष जी से सवाल है, मेरा सुभाष जी सवाल है। सुभाष जी, टिकट कटने के बाद बगावत किसके लिए बड़ी चुनौती होगी? और बगावत तो होनी है, हर बार देखी गई है। सुभाष जी, कांग्रेस ज्यादा इससे ग्रसित देखी जाएगी या बीजेपी? शुरुआती रुझान क्या है? चूंकि बीजेपी कार्डर बेस पार्टी है, इसलिए बीजेपी में बगावत परसेंटेज वाइज कम रहती है ऐतिहासिक रूप से। तो अब की बार कुछ और हो जाए तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो चूंकि ओल्ड पार्टी है और कांग्रेस में जो स्थिति है वो उस तरह की नहीं है। कमांड, कई तरह की कमांड्स हैं यहाँ पर। यहाँ स्टेट का जो लीडरशिप होती है अलग होती है, ऊपर आला कमान के जो लोग हैं वो अलग लोग हैं, उनकी कभी भी ये कुछ नहीं कर सकते स्टेट वाले। तो ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर है इनका। और वो जो तसम परिवार है उसका भी एक बड़ा महत्व है। वो इनके डिस्कार्ड करने के बावजूद भी वो लेके आ जाते हैं। और अशोक गहलोत जो है वो स्टेट में अलग चीज है, पीसीसी चीफ अलग चीज है, सचिन पायलट अलग चीज है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। प्रीति जी, मैं सीधे तौर पर आपका रुख करना चाह रहा हूं। कांग्रेस जिस तरह से ये आरोप लगा रही है कि साहब इस बार की जो निकाय चुनाव, आपका 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसको लेकर हिसाब मांगा जाएगा, आपका जवाब? प्रताप जी, हमने तो इनसे विधानसभा में भी कहा था कि 5 साल वर्ष से 2.5 साल चैलेंज किया था अशोक गहलोत जी को कि आप यहाँ पर आके चर्चा तो कीजिए, लेकिन कांग्रेस विधानसभा में चर्चा नहीं कर सकती। तो हम तो सड़क पर हम अपनी जनता को अपना कार्य दिखाना चाहते हैं, और हमारे नेता वो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, जन जन तक हमारी कार्रवाई को पहुंचाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, कांग्रेस कितनी सीटों पर वापसी का संकेत मान रही है? लगभग आंकड़ों के हवाले से मैं बात करूं, कितनों पे मजबूत नजर आ रहे हैं आप संक्षिप्त में? राजकुमार जी। प्रताप जी, हम लगभग राजस्थान में सब जगह वोट बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और बेहतर कैंडिडेट उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके राजस्थान की शहरी जो सरकार है उसके माध्यम से बेहतर सेवा करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहना चाहता हूं। और आपके चैनल पे सभी दर्शकों को, सुभाष जी को, प्रीति जी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित कर रहा हूं। सुभाष जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया में चाह रहा हूं। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर जैसा एक बड़ा शहर जिसका चुनावी परिणाम पूरे राजस्थान की जो राजनीतिक हवा है उसका संकेत देगा। सुभाष जी, देखिए जयपुर में जिस तरह से ये वापसी हुई है एक तरह से एक ही नगर निगम की, उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, ये जो शहरी मतदाता है वो पहले से भी ट्रेंड वाइज भी यदि देखें तो बीजेपी का प्रो रहा है। अब की बार मान लीजिए यदि इस तरह का कुछ बदलाव होता है तो बड़ी बात होगी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाह रहा हूं व्यूअर्स से भी और हमारे सभी देशवासियों से भी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके गिमिक से बाहर निकलिए, क्योंकि ये इनका जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष है। अब सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष की जो कमीज है वो देखो कितनी ओछी है, और विपक्ष कहता है देखो ये जो सत्ता पक्ष की कमीज है ये तो ऐसी नहीं है, हमारी ऐसी है। ये इसी नैरेटिव में उलझा हुआ है राजस्थान, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही।